हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 1 और अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ के अच्छे से समझ चुके हैं। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, उसका महत्व आदि टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिए थे। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो या आई बटन में भी लिंक दे रखी है। तो हम पार्ट 2 शुरू करेंगे और इसका जो मेन टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कक्षा 9वीं में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब उनके जो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है, आबंध होता है, वो टूटते हैं और नए परमाणु से उनका बॉन्ड जुड़ जाता है, जिसके कारण कि नया पदार्थ बनता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 व 4 में अध्ययन करेंगे। तो हम आगे अध्ययन करेंगे कि इनके बीच में जो आबंध होते हैं वह क्या होते हैं। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझने के लिए हम उदाहरण देखेंगे। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। तो ये यहाँ पे बीकर है, ठीक है, बीकर है जो कि कांच का होता है। इसमें हमने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना ले लिया है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। तो यहाँ जल मिला दिया गया है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, मतलब यहाँ हाथ लगाकर आप देखो क्या इसके ताप में परिवर्तन हुआ। तो जब हम इस बीकर को हाथ लगाएंगे तो ये हमें गर्म महसूस होगा, क्योंकि हमने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड लिया था और इसमें जल मिला दिया था, पानी मिला दिया था। तो उसके बाद जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये गर्म रहेगा। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। अब यहाँ पे देखो, इसी क्रिया को हम यहाँ पे सूत्र के रूप में भी या रासायनिक समीकरण के रूप में देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो बीकर का जो है तापमान बढ़ जाएगा, वो हमें गर्म महसूस होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है यह, इसमें हमने पानी मिला दिया H2O। तो इससे बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बुझा हुआ चूना जो कि एक्वस है और निकलती ऊष्मा जिससे कि बीकर गर्म हो जाता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो तत्व मिले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी यहाँ पे मिला है और इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ये अभिकारक है जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण है। मतलब एक ही उत्पाद एक ही बना है, दो ने भाग लिया था और बना एक ही यहाँ पे है। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, वो संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करेंगे और बनेगा एक ही उत्पाद या एक ही पदार्थ बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। और हमने यह भी देखा कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, जो कि हमने एग्जाम्पल करा था, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी, बीकर का तापमान बढ़ गया था। तो इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यह भी हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। तो सबसे पहला जो उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। तो ये CH4 है, CH4, ठीक है, CH4 ये मीथेन गैस है।
जो कि प्राकृतिक गैस है, यह है O2 ऑक्सीजन गैस है यह। और इन दोनों की जब अभिक्रिया हो गई तो यहाँ बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O, H2O मतलब पानी। और इस अभिक्रिया को देखो ये संतुलित भी है या नहीं, तो इस अभिक्रिया को संतुलित कर रखा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ये 2 है और यहाँ पे 2 मतलब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन है। उसी प्रकार ऑक्सीजन देखें तो 2 और एक ये भी 2 है क्योंकि इसके आगे 2 लगे हैं तो ये सब पे रहता है। तो ये 2 ऑक्सीजन है और 2 4 है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो रही, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन मतलब हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और श्वसन मतलब पूरी क्रिया होती है, सांस हमारे शरीर के अंदर जाती है, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमें पता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और जब वो टूटता है तो उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ठीक है, श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना ही नहीं होता है, बल्कि पूरी अभिक्रिया होती है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी, ग्लूकोज से मिल जाएगी और उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे, तो अध्याय 6 में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर जो श्वसन अभिक्रिया है उसको हमने समीकरण के रूप में लिख रखा है। तो देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, 6O2 ये ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन हम जब श्वसन करते सांस लेते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन जाती है और वो ग्लूकोज से मिलेगी और उससे क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि वापस सांस के जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, साथ ही पानी बनता है और ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, जो कि हमें बहुत आवश्यकता होती है ऊर्जा की। इसके बाद हम देख लेते हैं शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कंपोस्ट मतलब ये हुआ कि जब शाक सब्जियां विघटित हो जाती है, मतलब बहुत समय तक एक ही जगह पड़ी रहती है, तो वो कंपोस्ट हो जाती है, उनका विघटन हो जाता है और उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे वियोजन या जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, इसमें एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। तो ये यहाँ पे जो पकड़ रखी इसने, ये क्वथन नली और इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। इसके बाद तो क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। तो इसको हमें यहाँ पे गर्म करना है बर्नर पे, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो इसके रंग को फिर हमें देखना है, के रंग पर ध्यान दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। तो जो गंध निकलेगी उसे भी हम सूंघ सकते हैं केवल इस प्रयोग में। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण दे रखी 2FeSO4, ये है फेरस सल्फेट, और ऊष्मा मतलब क्योंकि हमने उसको गर्म करा तो हमने उसको ऊष्मा दी है। इससे बन गया है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, 2 गैसें निकली SO2 और SO3। तो इसको हम डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे एकल अभिकर्मक मतलब एक ही अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक ही तत्व था जिसे हमने गर्म करा था और वह छोटे छोटे भाग में टूट गया जो कि उत्पाद बने हैं। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, पानी इसमें से निकल जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, मतलब अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। ठीक है, ठोस और गैसें
हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण से भी समझ सकते थे। यहाँ एस लिखा, ठीक है, एस लिखा मतलब ये ठोस है, एस मतलब सॉलिड ठोस, यहाँ पे भी एस लिखा मतलब ये ठोस है, ये जी लिखा मतलब ये गैस है और ये भी गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण में। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जब उसको ऊष्मा देंगे मतलब गर्म करेंगे और वियोजन अभिक्रिया होती है तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी उसका उदाहरण है। CaCO3 सॉलिड था, ये चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने ऊष्मा दी मतलब गर्म करा तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वहाँ पर। अगला क्रियाकलाप करेंगे तो चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। तो ये देखो, ये चाइना डिश मतलब एक प्लेट जैसी रहती है और इसमें हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, ठीक, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया है। इसका रंग क्या है? तो इसका रंग वास्तव में सफ़ेद होता है सिल्वर क्लोराइड का। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। तो हमने यहाँ सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए, तो थोड़ी देर पश्चात इसका रंग बदल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण दे रखा है। AgCl सिल्वर क्लोराइड है। सूर्य के प्रकाश में जब हमने रखा तो ये सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो गया, 2 भागों में बट गया। तो यह वियोजन अभिक्रिया थी। एक ही अभिकर्मक था जिसने क्रिया में भाग लिया था और इससे 2 उत्पाद बन गए, ठीक है। एक जो विघटित हो गया और 2 बन गए, तो ये वियोजन अभिक्रिया हुई है। तो यही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी यही अभिक्रिया होती है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी एक क्रियाकलाप दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेजमाल से रगड़कर साफ कीजिए। तो ये लोहे की कीलें जो यहाँ पर लगा रखी है, देखो, ठीक है। लोहे की कील A तथा B से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। तो कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर लेना है। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया करनी है। इसको हम केवल समझ लेंगे। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। तो क्योंकि हम इन कीलों को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो यहाँ पर इसका रंग भी परिवर्तित होगा। और बाहर जो एक कील हमने यहाँ रख रखी थी, 3 कीलें थी, 2 कीलें हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दी, एक कील यहाँ है। तो जब हम इनको वापस निकालेंगे बाहर तो इनके रंग की और ये बाहर पड़ी कील के रंग की तुलना करेंगे। तो ये लोहे की कील है, ठीक है, ये लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से जब बाहर निकलेंगे लोहे की कील तो इसका रंग अलग हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह ऐसा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। नीला रंग था लेकिन वो मलिन हो गया। तो यहाँ पे इसका समीकरण दे रखा है। Fe ये आयरन है जो कि सॉलिड है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब ये Fe जो है कील है क्योंकि कील लोहे की है इसलिए यहाँ पे Fe लिखा है। CuSO4 कॉपर सल्फेट है और इसको जब अभिक्रिया हो गई इन दोनों की तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग निकल गया, Cu कॉपर होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लोहा, यहाँ पे Fe जो है लोहा
कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाला तो इस लोहे ने क्या करा, SO4 से खुद अभिक्रिया कर ली और Cu जो कॉपर था उसको अलग कर दिया, हटा दिया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है यह। इसका एक और उदाहरण हम देख लेंगे। तो यहाँ पे है Zn प्लस CuSO4, जिंक है, Zn मतलब जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब इनकी अभिक्रिया होती तो Zn क्या करता है, SO4 से क्रिया कर लेगा, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना दिया और एक इस कॉपर को अलग हटा दिया। तो कॉपर तो इसके साथ जुड़ा हुआ था SO4 के साथ और इसको यहाँ से हटाया, इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आयन का आदान प्रदान होगा और आयन के बारे में आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके होंगे या फिर आगे के जो पाठ है उनमें आयन के बारे में आएगा, तब हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया दे रखी वह है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, BaSO4 इनकी अभिक्रिया हो गई है, BaSO4 बन गया और NaCl। ठीक है, NaCl यहाँ पे इस प्रकार से बन गया, तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, इसके पास जो है, इसके पास Cl2 था तो Cl2 इसने Na2 को दे दिया तो NaCl हो गया यहाँ पे, और Ba जो था इसने SO4 से कर लिया। तो यहाँ पे आयन थे, आयन होते प्लस और माइनस आयन होते हैं। ठीक है, जैसे कि NaCl है ना, NaCl में Na तो प्लस होगा और Cl माइनस है, Na प्लस है और Cl माइनस है, तो इनका गठजोड़ हो जाता है और NaCl बन जाता है। तो यहाँ पे जो SO4 के साथ इसका मजबूत नहीं था, ठीक है, बॉन्ड मजबूत नहीं था, तो SO4 अलग हो गया, Ba से क्रिया कर ली और Na ने Cl से क्रिया कर ली, आयन का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का, वह है उपचयन एवं अपचयन। तो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड से उपचयन, यहाँ पे है चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। तो ये चाइना डिश है और इसमें हम 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेकर उसे गर्म करेंगे। तो आपने क्या देखा है, ठीक है, कैसे गर्म कर रहे हैं, बर्नर लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से ये आग निकलेगी, कॉपर का चूर्ण है और ये जाली लगा दी, इस पर हम ये रख देंगे चाइना डिश, जिसपे कि किसी भी चूर्ण को हम गर्म करते हैं, जब प्रयोग करते हैं तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ क्यों बना, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। तो देखो ये था कॉपर और ऑक्सीजन यदि इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन तो रहती ही है, तो ये CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया है। यदि इस पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना इस पर यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, जो काली परत थी वो भूरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड था, यदि हम हाइड्रोजन इस पर प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस, और टेम्परेचर में रखेंगे तो कॉपर वापस अलग हो जाएगा और H2O पानी बनेगा साथ में। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे, उसमें उपचयन हुआ। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन हुआ। ठीक है, उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है, और अपचयन जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ये उपचयन अभिक्रिया थी, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो गई। देखो दे रखा है उपचयन, ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन और उससे कॉपर और H2O बन गया है। तो उपचयन क्या हुआ, ये है उपचयन, ठीक है, H2 था, H2 से H2O बन गया, तो इसका उपचयन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया। और अपचयन यहाँ पे है CuO कॉपर ऑक्साइड से केवल कॉपर बन के ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसका अपचयन हुआ है। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, यह महत्वपूर्ण था, रेडॉक्स अभिक्रियाएं।
आगे क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो हमने देखा है वास्तव में, पर हम जानते नहीं कि वह उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका उदाहरण सबसे पहला है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, कीट लग गई ऐसा भी कहा जाता है, लोहे पर जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती तब ये संक्षारित होती है। ठीक है, धातुओं पर किसी अन्य प्रकार की परत जब चढ़ जाती है तो हम कहते हैं उसका संक्षारण हो गया है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। तो सारे उदाहरण वास्तव में हम देख चुके हैं। चांदी भी जब लंबे समय तक हवा में रहती है तो उस पर काली परत हो जाती है, काली पड़ जाती है, और लोहा जो है लाल रंग का हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो अध्याय 3 में हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, संक्षारण को। इसके साथ ही जो अगला जो है वो है विकृत गंधिता। देखो, विकृत गंधिता को अब हम समझेंगे। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। ठीक है, वसायुक्त या तेल वाला कोई पदार्थ हम बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें एक अजीब सी गंध आने लग जाती है, और हम सामान्य भाषा में उसको कहते हैं कि इस पे तेल चढ़ गया है या फिर ये तेल जैसा पास रहा है। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो उनका उपचयन कब धीमा हो जाएगा? जब हम उनको ऐसे एयरटाइट डिब्बे में रख देंगे या फिर उसमें कोई प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि वह उसमें विकृत गंधिता नहीं हो, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो इस प्रकार हमने यह पूरा अध्याय अच्छे से समझ लिया है। अब अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।